क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को ईमानदारी का फल चैप्टर नंबर 13 पढ़ा रही थी। तो मैं इसके पहले वीडियो में जैसे मैंने कहा कि ये ईमानदारी का फल ये एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है जो कि अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर मंत्री के द्वारा वो राज्य में उसे नौकरी मिलती है और उसे नौकरी एक चपरासी के पद में मिलती है जिसका वेतन मात्र 15 रुपये है। तो लेकिन वो फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा था और उसे जिस कार्यालय में नौकरी करने के लिए दिया गया वो काफ़ी धूल से भरा हुआ था, काफ़ी गंदा था, लेकिन फिर भी उसे वो अपनी मेहनत से साफ किया और उसमें उसी कार्यालय में जो पुराने लिफाफे पड़े थे उसमें जो सोने की पिचकारी और जो रत्न जड़े थे उसे वो बेचकर उसी इसको वो सजाता है और उससे चित्र और कुछ फर्नीचर खरीदता है और बाकी जो पैसा बचता है उसमें वो क्या करता है वो राज्य सरकारी कार्यालय में जमा कर देता है। तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जब जो कुछ चुगलखोर जब राजा के कान भरता है कि वो उसमें काफ़ी खर्च कर रहा है तब राजा क्रोधित होकर वो उसके पास जाता है। जब राजा उससे पूछता है कि तुम ये जो कार्यालय को तुमने शाही जो बदलाव दिया है वो कहाँ से किसके रुपए से दिया है, तब वो कहता है वो जो यहीं के पैसे से। इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताऊँगी। सभी पेज नंबर 96 निकाले। तो मैं आप लोग को यही पढ़ा रही थी कि उससे जब राजा ने उसे पूछा कि ये तुम कहाँ ये सजावट किसके रुपए से की है, तो युवक ने क्या कहा, यहीं के रुपए से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। फिर जब उसने कहा कि ये जो है ये सजावट मैं यहीं के रुपए से की है और उसने रद्दी कागजों की पूरी कहानी राजा को सुनाई। उसने खजांची से गवाही भी दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपए खजाने में जमा किया गया है। फिर वो गवाही दिलवाई कि जो रुपए बचा था उसे वो खजाने में जमा कर दिया है। बादशाह रिझ गए और उस युवक को अपने राज्य के वित्त मंत्री बना दिए। तो वो बादशाह उससे क्या किया, वित्त मंत्री बना दिया। वो काफ़ी उसके इस कार्य से वो काफ़ी खुश हुए। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि ना वो बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता जिससे कि वो बादशाह की नज़रों से गिर जाए। तो चूँकि वो बहुत ही ईमानदार था, वो अपने काम के प्रति बहुत ही सच्चा था, तो दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि वो ना ही वो कभी बेईमानी करता था ना ही वो किसी को करने देता था। तो मंत्री बादशाह के पास जाता, जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता वो क्या करता, इस युवक को कोई ना कोई कारण उसकी शिकायत करता था जिससे कि वो बादशाह की नज़र में गिर जाए। एक दिन रात को 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ। हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाए, समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित उठा के लाए। तो एक दिन क्या हुआ, राजा रात के 2 बजे बादशाह अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और जो जिस अवस्था में है उसे उसी हालत में ले आओ, ये मेरा हुक्म है। अगर कोई पलंग में सो रहा हो तो उसे पलंग सहित, पेज नंबर 97, पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए। और कोई जमीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए, तो उसे भी कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे बाद सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में 7 मंत्री नशे में थे, तो उन्होंने करीब 8 मंत्रियों को बुलाया और 8 में करीब 7 जो मंत्री थे वो नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी से कोई कागज़ देख रहे थे और वित्त मंत्री उसमें से जो कुछ मंत्री थे वो बनियान जो वित्त मंत्री जो हैं उनमें से जो मंत्री जो 7 मंत्री जाए उनमें से 7 नशे में थे और कुछ जो जुआ खेल रहे थे। जब वित्त मंत्री को लाया गया तो वो बनियान पहने कोई चौकी पर बैठे रोशनी में कोई कागज़ में देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए, सभी लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब
रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो। तो उसने क्या कहा था कि तुम रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हो। राज का राय है उसमें पिछले साल के 1 पैसा कम है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। तो उसने क्या कहा कि हुजूर पिछले साल जो कर आया था तो मैं उसी को देख रहा हूँ, उसमें उसे 1 पैसा कम हो रहा है। वो देख रहा है कि जोड़ में भूल है या फिर सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब अपना हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। फिर कहा ठीक है, वो 1 पैसा ला के दिया, अपना हिसाब ठीक कर लो और आराम करो। वित्त मंत्री नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो उससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। बादशाह उसके तर्क से बहुत खुश हुए। उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तो इस तरह से वो जो वित्त मंत्री बड़ी नम्रता से वो कहा कि पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, जिस तरह से आपने 1 पैसा देके इसका हिसाब ठीक कर दिया। लेकिन ये बात ये है कि अगर पैसा कम है और उसकी पूछताछ अगर ना हो तो उसमें क्या हो, अफसरों में ढील पैदा हो जाएगी और वो बेईमान हो जाएंगे। बादशाह उसके इस तर्क से काफ़ी खुश है और उसे वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बना लिया। तो ये पता चलता है कि हमारे जीवन में ईमानदारी का कितना महत्व है। अगर कोई ईमानदार है तो वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बलबूते वो बड़ा से बड़ा भी काम वो बहुत सहज रूप से करता है और उसे सभी लोग पसंद करते हैं और सभी के मन में उसकी एक जगह बन जाती है। ठीक है, तो आज जीवन मूल्य में देखिए एकाग्रता। इसमें दिखा गया है कि जब राजा ने सभी मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया तो उसमें उसे देखा कि किस तरह से वित्त मंत्री बड़ी मन लगाकर वो अपने कार्य को करने में मग्न था और वो अपनी एकाग्रता से लेकर वो अपनी रात के 2 बजे तक अपने कार्यालय के काम को, राज्य के काम में वो व्यस्त था। फिर है आपका तन्मयता, यानी अपने मन लगाकर किसी भी काम को करना। फिर है आपका राज के प्रति वफादारी। तो जिसमें दिखाया गया कि वो किस तरह से वो राज्य के प्रति वफादार था। उसे ऐसे बहुत सारे मौके आए कि जिसमें वो काफ़ी धन कमा सकता था, लेकिन वो ईमानदार था और वो अपनी वफादारी दिखाई। उसे जितने भी पैसे कार्यालयों को शाही कार्य का रूप बदलना था उसने उसे लगाया और उससे काफ़ी फर्नीचर और चित्र खरीदे और बाकी जो पैसा चला था वो राज्य खजाने वो जमा कर दिया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों का ये आपका ये जो कहानी है आपका खत्म हो चुका है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को सरदार बताने जा रही हूँ। पहला है आपका दंग रहना, ये होगा आपका हैरान होना। फिर है आपका लज्जित, शर्मिंदा, नम्रता, कोमलता। पहला क्या है, दंग रहना यानी हैरान होना, आश्चर्य होना, लज्जित यानी शर्मिंदा, नम्रता, कोमलता। तो इस तरह से आपको इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे किताब में। आपको उसका अर्थ समझ के आपको कहानी को पढ़ना है और समझना है। तो ऐसी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।